गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिछली कक्षा में अपन ने पार्ट 1 में भारतीय संविधान के इतिहास की कड़ी में कुछ इनिशियल बातों का अध्ययन किया था और इस कक्षा में उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले एक बार पिछली कक्षा को पुनः इस कक्षा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपन पिछली कक्षा में अपन ने दो बातों को डिस्कस किया था। उनमें एक 1600 ईस्वी का राजपत्र था और दूसरा 1661 ईस्वी का राजपत्र था। इन दोनों राजपत्रों के माध्यम से हमने जो बातें देखी उनमें कुछ खास बातें एग्जाम की दृष्टि से निकलकर अपने सामने आती हैं और उन्हें मैंने इस प्रश्न में डिजाइन किया है। देखिए, इस प्रश्न का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है, ठीक है। यहाँ इसमें पहला कथन मैंने दिया है, 1600 ईस्वी के राजपत्र ने विधि निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया। दूसरा ऑप्शन है इसमें 1600 ईस्वी के राजपत्र का प्रभाव कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित था। तीसरा ऑप्शन है 1661 ईस्वी के राजपत्र ने न्याय वितरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। और चौथा ऑप्शन है 1661 ईस्वी के राजपत्र का प्रभाव भारतीयों तक सीमित था। यहाँ देखो, एक बार मैं फिर पिछले सीन को आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि 1600 ईस्वी के राजपत्र ने विधि निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया। देखो, कंपनी की आंतरिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कंपनी को कानून बनाने की छूट दी गई थी। तो भारतीय परिदृश्य में ये विधि निर्माण का सिलसिला जो है वो 1600 ईस्वी के उस राजपत्र में शामिल था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए मोनोपोली प्रदान की गई थी और कंपनी अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए कानून निर्माण के लिए स्वतंत्र थी। इसका मतलब ये कथन हो गया सही। दूसरा देखिए, 1600 ईस्वी के राजपत्र का प्रभाव कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित था। देखो, कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी और उस संस्था को कानून निर्माण की जो शक्ति दी गई थी वो उस कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में थी। यहाँ जो भारतीय लोग थे या कंपनी से भिन्न जो लोग उनके संपर्क में रहते थे उनके संबंध में इस प्रकार का कानून निर्माण की छूट या इफेक्ट जो है वो कंपनी को पैदा करने की शक्ति नहीं दी गई थी। इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया सही। तीसरा ऑप्शन देखिए, 1661 ईस्वी के राजपत्र ने न्यायिक वितरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। देखो, मैंने पिछली कक्षा में अंतिम क्षणों में आपको ये बताया था कि कंपनी जो है वो न्यायिक भूमिका में आ गई थी और वो सिविल और फौजदारी मामलों में अपना प्रभाव 1761 के अधिनियम के तहत रखती थी। और उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी जो है उसकी न्यायिक संस्थाएं कंपनी के कर्मचारियों के साथ ही न्याय निर्णय नहीं करती थी, अपितु कंपनी के कर्मचारियों से बाहर आम भारतीयों के लिए भी न्यायिक निर्णय करती थी। इस प्रकार देखो, 1661 ईस्वी के राजपत्र ने न्याय वितरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। तो ये जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ये इस 1661 ईस्वी के राजपत्र द्वारा हुआ। फिर देखो, 1661 ईस्वी के राजपत्र का प्रभाव भारतीयों तक सीमित था नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस कानून का प्रभाव ब्रिटिश भारतीयों पर या कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ या ब्रिटिश बस्तियों में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों तथा भारतीयों सभी पर प्रभाव उत्पन्न हो चुका था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ये। तो देखिए, एक बार फिर इनको अपन शुद्ध रूप में अध्ययन पढ़ते हैं। 1600 ईस्वी के राजपत्र से विधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राजपत्र द्वारा भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया गया। तो इसका उत्तर होगा 1600 ईस्वी का राजपत्र। दूसरा है, 1600 ईस्वी के राजपत्र का प्रभाव कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित था। इसका मतलब ये है कि सामान्य भारतीयों पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता था। 1661 ईस्वी के राजपत्र ने न्यायिक वितरण की प्रक्रिया, न्यायिक वितरण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो जस्टिस का काम या न्यायालय की भूमिका कंपनी द्वारा अदा की जाती थी वो ब्रिटिश
पदाधिकारियों के साथ साथ या कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ आम भारतीयों के लिए भी थी, और 1661 ईस्वी के इस राजपत्र का प्रभाव भारतीयों तथा कंपनी के पदाधिकारियों पर था। इस प्रकार ये प्रश्न पिछले कक्षा के एवज में अपन ने देखा है। अब इस कक्षा को आगे अपन शुरू करें तो अगली अपनी जो हेडिंग है वो होगी 1683 ईस्वी का राजपत्र। देखो नेक्स्ट जो राजपत्र अपन देखेंगे, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले शुरू में भी क्लियर कर चुका है कि आरंभ में कंपनी की गतिविधियों पर जो सुपरमेसी थी वो ब्रिटिश सम्राट को थी, क्योंकि सम्राट द्वारा जारी किए गए चार्टर से ही कंपनी को यहाँ व्यापार के लिए मोनोपोली दी गई थी, और लंबे अरसे तक लगभग 188 साल तक ये सिलसिला जारी रहा, और 1688 में जाके कंपनी से ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता को समाप्त करके संसदीय सर्वोच्चता उस पर कायम की गई थी। कहने का मतलब है कि 1688 ईस्वी तक कंपनी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति ब्रिटिश सम्राट के पास थी। तो यहाँ इस सुपरमेसी की कड़ी में अगला जो ब्रिटिश सम्राट का कदम या राजपत्र जो हम पढ़ेंगे वो है 1683 ईस्वी का राजपत्र। चार्ल्स सेकंड द्वारा इस राजपत्र को 9 अगस्त 1683 ईस्वी को जारी किया गया। इसकी वजह क्या थी? देखो, कंपनी जो थी उसका व्यापार बेसिकली जलमार्ग से होता था, और समुद्री डकैती या जलदस्युता जिसको अपन कहते हैं, इससे संबंधित घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो समुद्री मार्ग में लूटपाट की घटनाएं या डकैती की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही थी, इसलिए कंपनी को आर्थिक दृष्टि से बड़ा नुकसान हो रहा था। और कंपनी को आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा था, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार को भी इनडायरेक्टली रूप से टैक्स के रूप में हानि हो रही थी। इसलिए ब्रिटिश सम्राट ने इस राजपत्र को क्यों जारी किया गया, इसका कारण देखो मैंने इसमें नोट किया है। कंपनी के एकाधिकार में बाधा पड़ने से हानि का बढ़ना, जैसे जलदस्युता। एकाधिकार में बाधा पड़ने का मतलब है कि डकैती के साथ साथ कुछ व्यापारी लोग जो हैं वो कंपनी से इतर जाकर भी व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त हो चुके थे। तो कंपनी से इतर बढ़ रहे व्यापार और जलदस्युता या समुद्री डकैती आदि के कारण कंपनी को जो नुकसानी हो रही थी उसकी रिकवरी या उसे रोकने के लिए ये राजपत्र ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड द्वारा कब जारी किया गया? 9 अगस्त 1683 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ देखो क्या व्यवस्थाएं दी गई। इन कंटेंट्स के ऊपर आप थोड़ा गौर करेंगे। देखो, इस राजपत्र में पहली बात जो थी, इस जलदस्युता या समुद्री डकैती आदि से होने वाली हानि को रोकने के लिए इस राजपत्र में पहला प्रावधान ये किया गया कि कंपनी अपने एडमिरल्टी कोर्ट स्थापित कर सकती है। समुद्री न्यायालय या डकैती और जलदस्युता से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय स्थापित करने की शक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। यहाँ इनके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए, इन एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना के लिए संगठन का जो सुझाव था वो था 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 सहायक न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होंगे। यहाँ इन एडमिरल्टी कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था वो सिविल न्यायालयों का ज्ञाता होना चाहिए था, सिविल विधि का ज्ञाता होना चाहिए था, या जो सिविल लॉ में एक्सपर्ट हो उस आदमी को एडमिरल्टी कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता था। यहाँ देखना, विधि को अपन 2 भागों में बांटते हैं कानून को, सिविल लॉ और आपराधिक या फौजदारी लॉ, या सिविल लॉ को हिंदी में दीवानी लॉ भी कहते हैं। तो देखो यहाँ इस एडमिरल्टी कोर्ट में जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था वो फौजदारी या आपराधिक कानून का जानकार नहीं होकर दीवानी मामलों का जानकार होता था, जबकि जलदस्युता या डकैती जैसी घटनाएं जो है वो अपराध से संबंधित थी। तो कुल मिलाकर पहली बात तो यह कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश जो सिविल लॉ का ज्ञाता होता था वो उद्देश्य के हिसाब से कुछ उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। दूसरा, जो ये 2 अन्य न्यायाधीश होते थे इनका संबंध ट्रेड सेक्टर से होना चाहिए था। कहने का मतलब जो 2 सहायक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा एडमिरल्टी कोर्ट में अपॉइंट किए जाते थे इस राजपत्र के तहत, वो
व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित होते थे। अब इन एडमिरल्टी कोर्ट्स को क्या पावर दिए गए या इनका ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार क्या था? तो देखो, प्रत्येक एडमिरल्टी कोर्ट को उसके सीमा क्षेत्रों में आने वाले समुद्री और वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई का अधिकार था। देखो, समुद्र एडमिरल्टी और मर्केंटाइल एक्टिविटीज जो उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आते थे या भौगोलिक क्षेत्राधिकार में आते थे, उन पर सुनवाई का अधिकार इन एडमिरल्टी कोर्ट्स को था। दूसरी बात, इन एडमिरल्टी कोर्ट्स को जजमेंट किस आधार पर देना होता था? देखो, ये कानून के बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं होते थे। मुख्य न्यायाधीश केवल सिविल लॉ का जानकार होता था। दो अन्य जो सहायक न्यायाधीश होते थे वो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट होते थे। इसलिए न्याय की जो कंसेप्ट या संकल्पना है, उस मामले में ये तीनों ही न्यायाधीश जो हैं वो प्रॉपर अनुभवी नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो आदमी लॉ सेक्टर से या विधि के क्षेत्र से लिया जाता था वो भी केवल सिविल लॉ का ज्ञाता होता था, आपराधिक लॉ का ज्ञाता नहीं होता था। इसलिए इस राजपत्र में जजमेंट या निर्णय के जो आधार या जो निर्णयाधार दिए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, उनमें दो बातें महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। पहली बात देखो, निर्णय का आधार जो था न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण। देखो, ये एडमिरल्टी कोर्ट के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत इस राजपत्र में मान सकते हैं कि जब भी एडमिरल्टी कोर्ट किसी मामले में जजमेंट देंगे तो वो न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के आधार पर अपने निर्णय देंगे। कहने का मतलब यह है कि पक्षकारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, साम्य बना रहना चाहिए, और शुद्ध अंतःकरण का मतलब है कि अंतरात्मा की पुकार के आधार पर ही जजमेंट देंगे, बोनाफाइडली जजमेंट दिए जाएंगे। दूसरा है व्यापारिक व्यवस्थाएं व रूढ़ियाँ। देखो, उस समय की जो ट्रेड रिलेटेड फैसिलिटीज़ थी उनको, तथा उस समय की जो रूढ़ियाँ या ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो थी, उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी इन न्यायालयों पर डाली गई। तो इस प्रकार देखो, उस समय भी देखो, वैसे भी ब्रिटिश लॉ का आधार रूढ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस राजपत्र में भी रूढ़ियों को महत्वपूर्ण माना गया। कहने का मतलब जजमेंट जो है वो तत्कालीन व्यापारिक व्यवस्थाओं और रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए देने की जिम्मेदारी एडमिरल्टी कोर्ट्स को दी गई। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी बात ये है कि देखो, कार्य प्रणाली, एडमिरल्टी कोर्ट्स का जो मैकेनिज्म था, अपनी बिल्डिंग के भीतर कार्य करने का जो सिस्टम था या तौर तरीके थे, उन तौर तरीकों के मामले में या उन एडमिरल्टी कोर्ट्स की कार्यपालिका के संबंध में इस राजपत्र में ये लिखा गया कि ये न्यायालय सम्राट के निर्देशों के अधीन स्वयं निर्धारित करेंगे। देखो, आज भी हमारे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपनी आंतरिक प्रक्रिया संबंधी नियमों को स्वयं बनाते हैं, और ये व्यवस्था इस राजपत्र में इन एडमिरल्टी कोर्ट्स के लिए प्रस्तुत की गई। इस प्रकार 1783 के राजपत्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें पहली बात है एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई। एक मुख्य तथा दो सहायक न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सिविल लॉ का ज्ञाता होता था, सहायक न्यायाधीश ट्रेड सेक्टर के एक्सपर्ट होते थे, और ये न्यायालय अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आने वाले समुद्री और वाणिज्यिक मामलों पर सुनवाई का कार्य करते थे। और जब भी ये अपना निर्णय देते थे तो वो विधि के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, न्याय, साम्य एवं सद्विवेक और व्यापारिक व्यवस्था और रूढ़ियाँ, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट देते थे। इसके अलावा इन न्यायालयों को अपने आंतरिक प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की छूट इस राजपत्र में सम्राट द्वारा दी गई थी। ये कुछ खास जो चीज़ें थी इस संबंध में। इसके बाद में यहाँ कंपनी की जो स्थिति थी या ब्रिटेन से इसका पर्यवेक्षण, अधीक्षण, निर्देशन या सुपरविजन जो हो रहा था इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस सुपरविजन के स्थल में कुछ परिवर्तन किया गया। इस संबंध में देखो, आप स्क्रीनशॉट में ये चीज़ आ जाएगी। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, वो है 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में कंपनी से सम्राट की सर्वोच्चता समाप्त कर संसद के हाथों में। इसका मतलब ये है कि 1600 ईस्वी के राजपत्र के जारी होने से लेकर 1688 ईस्वी तक कंपनी के मामले में सर्वोच्च
कौन था? सम्राट था, या जो सुपरलेटिव पावर थे वो ब्रिटिश क्राउन में शिफ्ट थे। और 1688 में ये सुपरलेटिव पावर ब्रिटिश सम्राट से छीनकर ब्रिटिश संसद में शिफ्ट कर दिए गए। कहने का मतलब है कि कंपनी के मामलों में सम्राट की बजाय 1688 के बाद निर्णायक भूमिका जो है वो किसकी हो गई? संसद की हो गई। और संसद की ये निर्णायक भूमिका हुई, उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिनकी वजह से अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार इस कंपनी के मामलों में या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब देखिए, ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल ग्राउंड पर निर्भर करता है, जिसकी अपन थोड़ी सी चर्चा इधर कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट भारत में व्यापार के लिए मिला था अकबर, मुगल सम्राट अकबर के समय में 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा। इस कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया मुगल शासक जहांगीर के समय। जैसे अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले फैक्ट्री 1607 में सूरत में अंग्रेजों ने स्थापित की। इस प्रकार से कुछ चीज़ें अपने को मिलती हैं। तो अकबर की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को शुरू किया था। यहाँ देखो, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अकबर के समय इस कंपनी को परमिट मिला, जहांगीर के समय इस कंपनी को व्यापार शुरू करने का अवसर मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतिम प्रभावशाली मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। तो देखो, औरंगजेब तक हम मुगल इतिहास में शासकों की स्थिति काफ़ी डोमिनेंट पढ़ते हैं। और अकबर से लेकर औरंगजेब तक हालांकि कंपनी को कुछ राइट्स मिले, कुछ प्रिविलेज भी मिले, और कंपनी को समय समय पर कुछ बेनिफिशियरी कानून भी ब्रिटिश सम्राट द्वारा और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिए गए। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक, देखो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस कंपनी के इरादे कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिलते हैं। और इस मृत्यु के बाद इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ शासन और प्रशासन के क्षेत्रों में अपने हस्तक्षेप बढ़ा दिए थे। और इन्होंने अपनी सेना पर खर्चा बढ़ा दिया और लगभग 5 दशकों तक कंपनी अपनी शक्ति में इजाफा करती रही। और औरंगजेब की मृत्यु के 50 साल बाद कंपनी ने 1757 में पहली बार भारत की धरती पर युद्ध लड़ा। 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया था। इसके माध्यम से कंपनी अपने राजस्व वसूली या मालगुजारी के अधिकार, मीन्स राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहती थी, हथियाना चाहती थी। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद भी कंपनी का ये इरादा पूर्णतया सफल नहीं हुआ। नतीजतन इसके 7 साल बाद 1764 ईस्वी में कंपनी की सेना ने पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसको हम इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना ने सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड जैसे प्रभावशाली शासकों को एक साथ पराजित किया। और जैसे ही इस युद्ध में इन शासकों को पराजित किया तो कंपनी को अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले क्षेत्रों में मालगुजारी के अधिकार प्राप्त हो गए। कुल मिलाकर देखो, टैक्स वसूली का काम सरकार का होता है और ये अधिकार जो है कंपनी ने अपने हाथ में इस युद्ध के बाद लिया। ये कंपनी की शासन और प्रशासन के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों का एक प्रबल संकेत था। और जाहिर सी बात है कि कंपनी जब शासन और प्रशासन के मामलों में अपनी शक्ति लगाएगी, अपना
इन्वेस्टमेंट करेगी तो निश्चित तौर पर वो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कमज़ोर पड़ेगी। तो यहाँ इस प्रकार देखो, ये बक्सर के युद्ध तक आते आते कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई कि जो वादा ब्रिटिश सम्राट के साथ सालाना 4 लाख पाउंड बतौर टैक्स ब्रिटिश सरकार को देने का वादा इस कंपनी ने अपने परमिट या लाइसेंस के साथ किया था, वो वादा पूरा करने में कंपनी विफल होने लग गई। और परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे कंपनी वादे के मुताबिक टैक्स चुकाने में विफल हो गई और कंपनी के पदाधिकारी इतनी भ्रष्ट हो गए कि रिटायरमेंट होते तो एक बहुत बड़ी आर्थिक सत्ता का प्रतीक बनकर वो इंग्लैंड लौटते थे। तो इन सारी गतिविधियों पर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दृष्टिपात किया, इसी दौरान कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को टैक्स चुकाने की बजाय कंपनी से लोन के लिए मांग की, बड़ा ऋण देने की मांग की। जैसे ही इस ऋण की मांग की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थन थे, उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। और जैसे ही उस सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी की ये एक्टिविटीज़ रास नहीं आई। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि जिस कंपनी को हमने व्यापार के लिए भेजा है वो कंपनी वहाँ शासन और प्रशासन की शक्तियों को अपने हाथों में लेने की ओर रुख कर रही है। तो यहाँ कंपनी की शासन और प्रशासन संबंधी बढ़ती शक्तियों की रिपोर्ट जब इस सीक्रेट कमेटी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी की इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपाय के रूप में एक कानून बनाने की सोची, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मीन्स, रेगुलेटिंग को कहते हैं नियमनकारी अधिनियम 1773। तो इस प्रकार देखो, ये एक घटनाक्रम दशकों तक जो चला उसका नतीजा था। और ये वो कानून था, देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले किसी भी कानून के मार्फत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। ये पहला कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश की थी। और इसका कारण क्या था? तो पहला कारण जो बनता है वो देखिए, मैंने इसमें नोट कर दिया है। कंपनी की शासन प्रशासन संबंधित गतिविधियों पर अंकुश पाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में कदम उठाया। तो यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लायक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया था। अब यहाँ देखो, इस एक्ट में लंबा चौड़ा एक दस्तावेज कह सकते हैं इसको अपन, और इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। उन प्रावधानों में से एग्जाम की नेचर के हिसाब से हम देखें तो अपने को इस डॉक्यूमेंट को पूरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी की इंटरनल संगठन, कंपनी की शक्तियों, कंपनी की नियंत्रणकारी बॉडी भारत में, भारत से बाहर इंग्लैंड में, इन सभी मामलों में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। लेकिन यहाँ व्यू ऑफ एग्जाम से हम देखें तो इसमें देखो, मुख्य आकर्षण जिस पर रहता है या जो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है वो क्या है। देखिए, इस एक्ट के अधीन जॉर्ज तृतीय द्वारा 26 मार्च 1774 को जारी चार्टर ऑफ जस्टिस द्वारा 1774 में कलकत्ता के विलियम फोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में प्रीपोजिशंस का, वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लैंग्वेज को पढ़ते वक्त अपन ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के विलियम फोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई या सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई, तो ये व्यवस्था थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन। देखो, अंडर द एक्ट ऑफ लिखा हुआ है तो रेगुलेटिंग एक्ट उत्तर आएगा। और यदि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बाय द चार्टर, ये देखिए, देखो अंडर द एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट और बाय द चार्टर, ये देखो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के विलियम फोर्ट में जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था उसे वास्तव में स्थापित करने के लिए तत्कालीन सम्राट जॉर्ज तृतीय ने 26 मार्च 1774 को एक चार्टर जारी किया था जिसको चार्टर ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। तो देखो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग 1973। और अगर ये पूछा जाए कि बाय द चार्टर ऑफ, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चार्टर ब्रिटिश सम्राट ने जारी किया था जिसमें कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में डिटेल से विवरण दिया गया था। तो देखो किस चार्टर द्वारा, तो 1774 के चार्टर द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा या अधीन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन कलकत्ता के विलियम फोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये एग्जाम का केंद्र बिंदु रहा है। कहने का मतलब कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अपन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चर्चा में देखो मैंने आपके सामने इस स्लाइड में महत्वपूर्ण बातें सारी नोट कर दी हैं और इन बातों को पहले आप अपने मोबाइल में कैच करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए यहाँ इस पूरे अधिनियम की अपन चर्चा करें तो ये इस साइड में जो बातें हैं वो मैंने लिखी हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। ये सारी बातें जो हैं तो क्या था कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इन दोनों कानूनों में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और 1774 के चार्टर में। देखो पहला सवाल एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में जूरी व्यवस्था का प्रचलन किस कानून द्वारा किया गया। तो जूरी व्यवस्था का प्रचलन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। जूरी व्यवस्था का मतलब है कि जहां न्यायाधीश कानून के क्षेत्र के अनुभवी होंगे तथा न्यायालय बहुमत से अपने फैसले को लागू करेगा। तो ये व्यवस्था, तो भारत में जूरी व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की देन मानी जाती है। दूसरा सवाल, कलकत्ता के विलियम फोर्ट में स्थापित जो सर्वोच्च न्यायालय था इसकी प्रकृति क्या थी, किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई का जुरिस्डिक्शन इसे प्रदान किया गया। तो इस संबंध में देखो इसके पास आज के न्यायालयों की भांति व्यापक अधिकार थे जो इस दूसरे बिंदु में मैंने लिखे हैं। देखो सिविल, सामान्य या दीवानी मामलों में सुनवाई का अधिकार इसे था, आपराधिक या फौजदारी मामलों में इसे सुनवाई का अधिकार था, धार्मिक मामलों में इसे सुनवाई का अधिकार था, सामुद्रिक मामलों में इसे सुनवाई का अधिकार था, जस्टिस ऑफ पीस के रूप में मतलब शांति स्थापित करने वाले न्यायालय के रूप में इसे कार्य करने की भूमिका सौंपी गई थी। तो यहाँ ये आज के न्यायालयों की भांति काफ़ी व्यापक अधिकार कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किए गए थे। इसके साथ साथ यहाँ देखो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाने वाला और एक अच्छी अप्रोच रखने वाला सवाल जो है वो मैंने इस बॉक्स में बंद किया है। देखो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय या विलियम फोर्ट अदालत जो है वो अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी स्वरूप को धारण करती है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अपन कहते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून निर्माण का, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करवाने का और न्यायपालिका का कार्य है इन दोनों के कार्यों की वैधानिकता का परीक्षण करने का। यहाँ देखिए विलियम फोर्ट अदालत के लिए मैंने आपके सामने लिखा अर्ध न्यायिक अर्ध विधायी संस्था थी। ये क्या था इसमें, तो देखो अर्ध न्यायिक अर्ध विधायी, तो कहने का मतलब कि ये विधानमंडलों का कार्य भी करती थी और न्यायालयों का कार्य भी करती थी। न्यायालय के तौर पर जो कार्य विलियम फोर्ट अदालत करती थी वो मैंने आपके सामने दूसरे बिंदु में डिस्कस किया है। अगली बात देखो इसमें अपन देखेंगे तो ये क्या है, तो देखो आज व्यवस्था क्या है। आज व्यवस्था ये है कि विधानमंडलों में कानून को इम्पोज रखा जाता है, विधेयकों को रखा जाता है और
असेंबली में मेजोरिटी मिलने के बाद कार्यपालिकी अध्यक्ष उस पर सिग्नेचर कर देता है और कार्यपालिकी अध्यक्ष द्वारा घोषित की गई तिथि से उस कानून को लागू किया जाता है। और लागू करने के समय अगर किसी प्रकार की बाधा या विसंगति उत्पन्न होती है तब उस कानून की वैधानिकता का परीक्षण करने का सवाल न्यायालय के सामने आता है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ इससे डिफरेंट बात थी। वो बात ये थी कि जब भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसी प्रकार के कानून को बनाएंगे तो उस कानून को तभी लागू किया जा सकेगा जब वह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा वेरीफाई करके अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा। कहने का मतलब जब तक उच्चतम न्यायालय किसी कानून को या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा निर्मित कानून को जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। तो ये एक तरह से कहने का मतलब है कि विधायी कृत्य को न्यायपालिका द्वारा अवरुद्ध करने की व्यवस्था इसमें थी, या यूं कह सकते हैं कि सरकार को कमजोर करने का प्रयास और न्यायालय को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने का प्रयास इस अधिनियम में किया गया था। दूसरी बात देखो, जैसे अभी मैंने आपको जूरी व्यवस्था में ये बताया तो ये कलकत्ता का जो विलियम फोर्ट अदालत है ये 1+3 के फॉर्मेट में था। एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट इसमें होना था। अब यहाँ जब ये 1774 में विलियम फोर्ट अदालत या सर्वोच्च न्यायालय गठित किया गया तो उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे तथा अन्य न्यायाधीशों के रूप में चैम्बर्स, स्टीफन और हाइड को अपॉइंटमेंट दिया गया। देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये या यहीं अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं। एक बड़ा कारण था इस अधिनियम की विफलता के पीछे गलत अपॉइंटमेंट। देखो उस समय भारत का गवर्नर जनरल इसी अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। इस बात को एक बार फिर मैं यहाँ चर्चा में लाता हूँ। 7वें बिंदु को पहले अपन देखेंगे कि अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को सभी प्रेसिडेंसी नगरों का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखो ये बात अपन पहले डिस्कस करेंगे। उस समय देखो 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, बंगाल, मुंबई और मद्रास। बंगाल को कलकत्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं। तो ये देखिए इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में उस समय गवर्नर्स की देखरेख में शासन और प्रशासन चलता था और उस समय भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित नहीं किया हुआ था। इस अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और उस प्रावधान के साथ ही ये जो बंगाल का गवर्नर था वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों का गवर्नर जनरल बन गया। और उस समय बंगाल का गवर्नर था जब ये अधिनियम पारित हुआ वारेन हेस्टिंग्स, जिसका उस समय वर्चस्व होने के साथ साथ भ्रष्ट गवर्नर्स में भी काउंटिंग होती थी। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई, ये बंगाल का गवर्नर जो प्रेसिडेंसी नगरों का गवर्नर जनरल बना। हालांकि ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। यहाँ एक बात फिर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। देखो वो क्या है, आपसे यदि ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, देन इसका उत्तर आएगा वारेन हेस्टिंग्स। इन इंडिया, ये भारत में पद सृजित किया गया था लेकिन पूरे देश के लिए नहीं था। दूसरा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें देखो प्रीपोजिशन इन आई है, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ आई है। तो इसका उत्तर आएगा विलियम बेंटिंग। 1833 के अधीन राजपत्र द्वारा पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो देखो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और इसी को यदि यूं कह दें अपन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहाँ
ये इंडियन, इसका निर्धारण अपन नागरिकता से करेंगे। तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारतीय होते हुए पहली बार गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखो, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इन चीज़ों को अपन जनरली कई बार पढ़ते वक्त इग्नोर कर देते हैं और ऐसी बातें एग्जाम में कई बार दिक्कत कर जाती हैं। गाइड में अपन किसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो जब अपन बहुविकल्पी किताब की मदद से अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रश्न में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखो, मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। बंगाल के गवर्नर को सभी प्रेसिडेंसी नगरों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यहाँ यह आदमी गवर्नर जनरल जो था वो कानून निर्मात्री संस्था या उस परिषद का मुखिया था। इधर दूसरी तरफ ये एलिजा इम्पे विलियम फोर्ट अदालत का मुख्य न्यायाधीश चुना गया या प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुना गया इस अदालत का। ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे और बचपन से सहपाठी रहे थे। इसलिए जो जिम्मेदारी इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता की विलियम फोर्ट अदालत के भीतर एलिजा इम्पे को पूरा करने के लिए कहा गया, उनमें से अधिकांश कार्यों को वारेन हेस्टिंग्स के साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर ही निपटा दिया जाता था। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अर्थों में कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ देखो, ये बात करते हैं तो 1+3 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था और ये वो न्यायाधीश हो सकते थे जिन्होंने आयरलैंड या ब्रिटेन में बैरिस्ट्री करने के बाद कम से कम 5 वर्ष का अनुभव न्यायिक क्षेत्र में अर्जित किया हो। कहने का मतलब 5 वर्ष के अनुभव के पश्चात ही कलकत्ता की विलियम फोर्ट अदालत का न्यायाधीश किसी बैरिस्टर को बनाया जा सकता था। इसके बाद में अगली बात देखो, रिट या लेख जारी करने का अधिकार कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में लेखों को जारी करने की शक्ति दे दी गई थी और अगर कोई पक्षकार विलियम फोर्ट अदालत के निर्णय से विफल होता तो उस पक्षकार को कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार था, लेकिन वो अपील कहाँ करनी पड़ती थी? प्रीवी काउंसिल में। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रीवी काउंसिल क्या है। तो देखो, इस मामले में भी मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया को न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स की पद्धति जो है वो इंग्लैंड ने दी है और इंग्लैंड के खुद के पास वर्ष 2008 तक उच्चतम न्यायालय नहीं था। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 2008 में हुई है। 2008 तक ब्रिटेन की सुप्रीम जुडिशियरी के रूप में प्रीवी काउंसिल ने काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रीवी काउंसिल क्या है? तो देखो, अपनी पार्लियामेंट की तरह ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं। जैसे अपन निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही वहाँ निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट लोगों को चुना जाता है और उनमें एक निर्धारित कोटा है जो न्यायाधीश वर्ग से आएगा और जो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में न्यायाधीश वर्ग से आते हैं उन लोगों के पैनल को प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता है और वही लोग ब्रिटेन में लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर काम करते आए। तो कहने का मतलब जो संस्था ब्रिटेन के लिए सुप्रीम जुडिशियरी का काम करती थी, एक तरह से वही संस्था कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का काम करती थी। ये कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के संबंध में अपने को देखनी है। दूसरी बात देखो, इस अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगली जो बात अपन देखते हैं तो यहाँ इस हेडिंग को देखिए, सिविल सेवा में सुधार। सिविल सेवा में सुधार, इस हेडिंग की अपन बात करते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए या उनकी सेवाओं को और ज़्यादा पारदर्शी करने के लिए जो प्रावधान किए गए उनमें पहला है उपहार या भेंट आदि पर रोक लगा दी गई। देखो, यहाँ फिर देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिविल सर्वेंट्स द्वारा किसी प्रकार का गिफ्ट
या किसी भी प्रकार की भेंट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा प्रावधान ये था कि प्रत्येक कंपनी का पदाधिकारी जो है वो अपने द्वारा अर्जित की गई आय और अपनी प्रॉपर्टी या संपदा का विवरण जो है वो ब्रिटेन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रस्तुत करेगा। देखो, कंपनी पर निगरानी रखने वाली संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी वार्षिक आय और अपनी प्रॉपर्टी या संपदा का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। फिर ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ये इस एक्ट से संबंधित मैंने आपको बताई है। रही बात ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अंजाम क्या हुआ, तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही जिनकी वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो विफल रहा। इस संबंध में देखो, विफलता को लेकर अपन यदि चर्चा करना चाहें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। विफलता को लेकर यदि अपन चर्चा करना चाहें तो पहला कारण ये था कि इस संस्था को विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि विधानमंडल के कृत्य जो हैं वो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किए गए। इससे विधायिका और न्यायपालिका के मध्य कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई। दूसरा जो इसका कारण माना जाता है, सर एलिजा इम्पे जो वारेन हेस्टिंग्स का काफ़ी नज़दीकी था, उसकी नियुक्ति की वजह से भी कई विसंगतियां या कई बाधाएं इस अधिनियम को लागू करवाने में आई। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो ये है कि उस समय तक कंपनी में या कंपनी के कर्मचारियों में करप्शन जो है वो इस हद तक बढ़ गया था जिस पर अंकुश पाना इतना आसान नहीं था। तो जो भ्रष्टाचार है तत्कालीन नौकरशाही में, उस भ्रष्टाचार की वजह से भी ये अधिनियम जो है वो ढंग से लागू नहीं हो पाया। इस प्रकार ऐसे कुछ कारण रहे जिनकी वजह से ये अधिनियम प्रॉपर लागू नहीं हो पाया। ये कानून विफल होने लगा तो इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए या इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्दर स्टेज पे और कुछ प्रयास किए। उन प्रयासों की कड़ी में पहला जो प्रयास है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हिंदी में अपन कहेंगे बंदोबस्त अधिनियम। 1781 ईस्वी को इस अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया। देखो, इसका भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मिस इफेक्ट जब सामने आने लगे तो इस अधिनियम की विफलता के कारणों की या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जिन न्यायिक सुधारों का प्रयास किया था वो न्यायिक सुधार सफल रहे या विफल रहे, विफल रहे तो क्यों रहे, इस प्रकार के सवालों का जवाब ढूंढकर एक रिकमेंडेशन या सुझाव देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दो समितियों का गठन किया था। पहली का नाम है बर्क कमेटी और दूसरी का नाम है डुंडा कमेटी। इन दोनों कमेटीज ने अपने अपने सुझाव जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रस्तुत किए। अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुख्यतः बर्क समिति के प्रतिवेदन को महत्व देते हुए अपना ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम जो है वो 1781 में पारित किया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जो सुधार करने की कोशिश ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की उनको मैंने नीचे इन कुछ बिंदुओं में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए, अभी मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को अर्धविधायी अर्ध न्यायिक संस्था का रूप रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिया गया। और निस्संदेह ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा भी था क्योंकि अनावश्यक तरीके और अनाधिकृत तरीके से न्यायालय को विधायी कृत्यों में हस्तक्षेप की शक्ति थी। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में देखो, पहला प्रावधान ये किया गया, गवर्नर व उसकी परिषद को
न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब गवर्नर व उसकी परिषद रूपी सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट में जिस तरीके से कमजोर किया गया था, उस कमजोरी को हटाकर वापस एक शक्तिशाली सरकार को स्थापित करने की कोशिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा की गई। और वो पहला प्रयास जो था कि गवर्नर और उसकी परिषद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा जो चेंज किया गया वो ये था कि मालगुजारी व वसूली की देसी विधियों में दखल जो है वो कंपनी या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद नहीं करेगी। देखो, ये एक तरह से प्रतिसंतुलन या काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं। एक तरफ न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से हटा लिया गया, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उन विधियों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगी जो माल गुजारी और वसूली के संबंध में पहले से ट्रेडिशनली या रूढ़िगत रूप से लागू हैं। इस प्रकार न्यायिक शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से हटाने के साथ साथ उन पर एक प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ की मालगुजारी संबंधी विधियाँ उनके साथ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अपने कानूनों के माध्यम से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरी बात जो अपन ये देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि 1661 के अधिनियम से ऐसा प्रयास शुरू हो गया था कि जो ब्रिटिश विधियां हैं वो भारतीयों पर लागू होने लग गई थी। तो यहाँ देखो, कुछ मामलों में भारतीयों को अंग्रेजी विधि से छूट दी गई। यह भी एक अच्छा प्रयास हुआ, क्योंकि उस समय ये काफ़ी कुछ अपराध बढ़ने का कारण भी ये था कि भारतीय लोग जो है वो ब्रिटिश कानून के प्रति अनभिज्ञ थे और वो अपने कार्य के संबंध में ये भी नहीं जानते थे कि मेरा कार्य दोषपूर्ण है या दोषपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे सामान्य मामले थे जिन पर से जिन मामलों में भारतीय लोगों से अंग्रेजी विधि को हटा दिया गया। चौथा बिंदु इसमें अपन ने जो लिया है वो है गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के कानून कंपनी की अदालतों तक सीमित रहेंगे। देखिए, मैंने अभी इससे पहले आपको ये बताया कि 1688 में क्राउन की सुपरमेसी को हटाकर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कंपनी के मामलों में लागू कर दी, और पार्लियामेंट ने इस कानून में ये लिखा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कानून बनाएंगे वो कानून जो है वो कंपनी की अदालतों तक सीमित रहेंगे और कंपनी की अदालतों से बाहर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा निर्मित किए गए कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जो विसंगतियां ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने आई या जो जिन विसंगतियों के संबंध में बर्क समिति ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख जो प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर ये कुछ बदलाव एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किए, जिनका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव हैं वो क्यों किए गए, या आपसे ये पूछा जाए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो आप इसका सीधा सा जवाब ये देंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित करने का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रयास और पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से 1784 में किया। तो पहला सवाल तो यही बन गया कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया? 1784 में। दूसरा सवाल जिस कड़ी में अपन पढ़ रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने का कारण क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने का कारण भी वही था जो रेगुलेटिंग उसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट का था, जो बाकी के दोष थे उनको दूर करना। यहाँ देखो, इससे पहले इस एक्ट में क्या है इसको अपन चर्चा दें, इससे पहले आप इस बिंदु पर नजर दौड़ाएंगे। देखो, फॉक्स इंडिया बिल 1782 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1783 में विफल होने के बाद पिट्स प्रधानमंत्री बने। ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स में या वहाँ तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव था। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1782 में फॉक्स इंडिया बिल रखा गया और ये बिल 1783 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के उच्च सदन में विफल हो गया। और इसकी विफलता के तुरंत बाद ब्रिटिश राजनीति में बदलाव आया और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पिट्स बने। और इस बिल को रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों के पुनः निवारण हेतु पिट्स ने अपने नाम से ही पिट्स इंडिया एक्ट प्रस्तुत किया और
उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1784 में पारित कर दिया गया। यहाँ देखो क्या है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट की विषय वस्तु, ये एक सेंटेंस ही पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए। देखो क्या है, कंपनी की राजनीतिक प्रभुता बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कमिश्नर्स फॉर द अफेयर ऑफ द इंडिया के अधीन करने के प्रस्ताव को ही पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मार्फत कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कानून जब विफल हुआ तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक नया मार्ग प्रस्तुत किया गया इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बैठता था कंपनी की एक्टिविटीज पर निगरानी रखने के लिए। तो पहला सुझाव इसमें यह दिया कि कंपनी की राजनीतिक प्रभुता पर ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुप्रीमेसी दे दी जाए कि कंपनी की राजनीतिक गतिविधियां पर कंट्रोल करने का काम या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया जाए या फिर इसके लिए इस संस्था का गठन कर दिया जाए, कमिश्नर्स फॉर द अफेयर ऑफ द इंडिया। तो कहने का मतलब है कि भारतीय मामलों के आयुक्तालय की स्थापना कर कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर निगरानी का काम उसे सौंप दिया जाए। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया और इसी घटनाक्रम को अपन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा इसके दोषों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इनको अपन इनके साथ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ ये दो मार्ग थे। पूछ लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में का संबंध किससे है। तो कंपनी की राजनीतिक संप्रभुता से इसका संबंध है या कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंध है। दो संस्थाओं का सुझाव दिया गया था, इनमें से किसी को भी निगरानी का काम सौंपा जा सकता है। इस प्रकार ये चीज़ मैंने आपके साथ और डिस्कस की है। और इसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और इसके निवारण के लिए जो दो छोटे छोटे एक्ट अपन ने पढ़े, हालांकि इनमें और प्रोविजंस भी हैं लेकिन वो कंपनी की इंटरनल एक्टिविटी से संबंधित ज़्यादा है और अपने जीके के टॉपिक से रिलेशन कम रखते हैं। यहाँ इसके बाद में देखो अपने एग्जाम के लायक जो बात बनती है वो है 1813 ईस्वी के राजपत्र के संबंध में। इसमें दो बातें अपने को देखनी है। पहला है देखो कंपनी के एकाधिकार का समापन। ये चीज़ पिछले वीडियो से आप थोड़ी सुधार करेंगे। पिछले वीडियो में गलती से मैंने ये 1833 बता दिया था आपको। ये बात आप सुधार करेंगे पिछले वीडियो से। देखो कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति 1813 ईस्वी के राजपत्र से और पूर्णतः समाप्ति 1858 के अधिनियम से। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो ये एक फैक्ट है जो पिछले वीडियो से आप सुधारेंगे। तो क्या था, देखो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को मोनोपोली 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा दी गई और 1813 मतलब 213 वर्षों तक ये जो मोनोपोली है वो चलती रही। ठीक है, तो यहाँ इस फैक्ट को आप सुधार लेंगे। दूसरा इसमें जो चेंज किया गया वो ये था कि शिक्षा हेतु गवर्नर को शक्ति। तो शिक्षा हेतु गवर्नर को शक्ति क्या थी? देखो ये प्रश्न और तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहले मैं ये प्रावधान बता देता हूँ कि 1813 के राजपत्र में ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जो है